जादुई पपीता। अरे रोशन भाई, आज थोड़े अच्छे और ताजे पपीते देना। सड़े हुए पपीते देखकर लोग मुझसे पपीते ही नहीं लेते। कई बार तो मुझे इन्हें ऐसे ही फेंकना पड़ता है। घर के बच्चे तक इन्हें नहीं खाते। अच्छा, ताजे पपीते चाहिए साहब को? ताजे पपीते का दाम भी मालूम है तुझे? पूरे 100 रुपए का एक पपीता मिलेगा। तुम्हें ये जो 50 रुपए के हिसाब से पपीते दे रहा हूँ ना, ये भी नहीं मिलेंगे ज्यादा नखरे करेगा तो। गोपाल पपीते बेचा करता था। पपीते बेचकर वो जो भी पैसे कमाता था उसी से उसका घर चलता था। लेकिन कुछ समय के बाद उस गांव में रोशन नाम का एक व्यापारी आया था। रोशन मंडी से कम दाम में सारे पपीते खरीद लेता था और फिर गांव में उसे ज्यादा दामों में बेचा करता था। गोपाल भी रोशन से ही पपीते खरीदा करता था। रोशन गोपाल को पुराने बचे हुए पपीते बेचा करता था जो खराब हो चुके होते थे। पपीते ले लो पपीते, मीठे मीठे पपीते ले लो। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन गोपाल से कोई पपीता नहीं लेता। ये पपीते लाते हो तुम? इन्हें देखकर तो पपीता खाने का मन भी नहीं करता। ऐसे ही कुछ लोग पपीता देखकर लौट जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है और गोपाल अपने घर आ जाता है। पापा आ गए, पापा आ गए, पापा पापा मुझे भी पपीता खाना है। गोपाल की पत्नी एक पपीता काटती है और बिट्टू को खाने को देती है। बिट्टू जैसे ही पपीता मुंह में डालता है तो उसे तभी फेंक देता है। पिताजी, ये कैसा पपीता है? ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जी, आजकल जो आप पपीते लाते हो ना, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। कोई भी अब मुझसे पपीता नहीं खरीदता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम क्या खाएंगे। ये रोशन व्यापारी पुराने सड़े गले पपीते ही मुझे बेचता है। ताजे पपीते तो इसने इतने महंगे कर रखे हैं कि उन्हें खरीदना मेरे बस में नहीं है। अरे, आप रोना बंद करो, भगवान सब ठीक कर देंगे। आप ऐसा करो, मेरे गहने गिरवी रख दो। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? इन्हें मैं कैसे बेच सकता हूँ? अरे, बेचने को कौन बोल रहा है? मैं तो बस गिरवी रखने को बोल रही हूँ। जैसे ही सब ठीक होगा हम इन्हें वापस ले लेंगे। अगले दिन गोपाल गहने लेकर सुनार के पास उन्हें गिरवी रख देता है और उसके बदले उसे 2000 रुपए मिल जाते हैं। आज अपनी पूरी ठेली को ताजे ताजे पपीते खरीद कर सजाऊंगा, फिर देखना लोग कैसे नहीं लेते। गोपाल ऐसे सोचता हुआ रोशन से पपीते खरीदने जा रहा था। मर गया। अरे कोई मेरी मदद करो। अरे अरे बाबा जी, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हो ना? बेटा, एक गाड़ी ने मुझे टक्कर मार दी है। मेरा पैर टूट गया है। मुझे अस्पताल ले चलो। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको अपनी ठेली पर बिठा लेता हूँ। गोपाल उस बूढ़े आदमी को अपनी ठेली पर बिठाता है और उसे अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। वहाँ गोपाल के पूरे 3000 रुपए लग जाते हैं। अगले दिन, बाबा चलो मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने मेरी इतनी मदद की है, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। भगवान तुम्हारा भला करे। ये लो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए ये 50 रुपए ही हैं। इसे रख लो। गोपाल वो पैसे ले लेता है। तभी वो बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। अरे ये क्या, ये बाबा कहाँ चले गए? अभी तक तो यहीं थे। गोपाल को कुछ समझ नहीं आता और वो रोशन व्यापारी के पास उस 50 रुपए के पपीते खरीदने पहुँच जाता है। 50 रुपए का पपीता दे दो भाई। अब 50 रुपए का एक पपीता तो किस किस को बेचेगा? हाँ? गोपाल कुछ नहीं बोलता और एक पपीता लेकर उसे अपनी ठेली पर रखता है। रास्ते में चलते चलते वो एक पपीता धीरे धीरे बड़ा होने लगता है
और देखते ही देखते वो पपीता एक बहुत बड़े पपीते में बदल जाता है। हे भगवान, ये क्या, ये पपीता इतना बड़ा कैसे हो गया? लगता है ये उसी बाबा का कोई चमत्कार है। मैं इतने बड़े पपीते को काट कर बेचूंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। अब गोपाल उस पपीते को काटता है और उसे बेचने लगता है। पपीता ले लो, पपीता, मीठा मीठा पपीता ले लो। लोग भी इतना बड़ा पपीता देखकर उसके पास आते हैं। अरे भाई, एक प्लेट पपीता काट कर तो दे दो। ऐसे ही लोग आकर एक एक प्लेट पपीते की खाने लगते हैं और शाम तक उसका सारा पपीता बिक जाता है और गोपाल पूरे 3000 रुपए कमा लेता है। वो बाबा भगवान ही थे, उन्हीं की वजह से ये सब हुआ है। गोपाल खुशी खुशी अपने घर जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी को वो सारी बात बताता है। भगवान अच्छे लोगों की हमेशा मदद करते हैं। अगले दिन गोपाल फिर से 50 रुपए का एक पपीता लेता है और रास्ते में चलते चलते वो पपीता बहुत बड़ा हो जाता है। आज फिर देखते ही देखते लोग थोड़ा थोड़ा करके गोपाल से सारा पपीता खरीद लेते हैं। अब गोपाल के पास बहुत पैसे भी आ जाते हैं। लोग गोपाल के इतने बड़े पपीते की खूब चर्चा करते हैं और ये बात रोशन व्यापारी को भी मालूम चलती है। ये गोपाल तो मुझसे ही एक छोटा सा पपीता लेकर जाता है, फिर इसके पास ये बड़ा पपीता आता कहाँ से है? इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा। इधर गोपाल पपीता बेचकर अपने घर आ जाता है। ये लो, पूरे 5000 रुपए हैं। जब से पपीता ठेली पर पड़ा पड़ा अपने आप बड़ा हो रहा है, तब से तो हमारी सारी मुसीबतें ही खत्म हो गई हैं। सही कहा आपने, हम पर भगवान की बहुत कृपा है। ये सब बातें रोशन अपनी खिड़की के बाहर से सुन रहा था। अच्छा, तो ये बात है, ये जादुई ठेली तो मुझे चुरानी ही होगी। हाँ, इस गांव में मैं ही सबसे अमीर हूँ और मैं ही सबसे अमीर रहूंगा। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, तो रोशन गोपाल की ठेली चुराकर अपने घर ले जाता है। अरे भाग्यवान, ओ भाग्यवान, जल्दी से तिजोरी के सारे पैसे और अपने जेवर यहाँ लेकर आओ। आज मैं उनको दोगुना करके दिखाऊंगा। क्या सब दोगुना हो जाएगा? रुको रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। रोशन की पत्नी तिजोरी से सारे पैसे और अपने जेवर लेकर आती है। रोशन जब ठेली पर उन्हें रखता है, जादुई ठेली, अब इनको जल्दी से दोगुना कर दो। तभी एक रोशनी ठेली के ऊपर पड़ती है और ठेली पर पड़ा सारा सामान गायब हो जाता है। अरे, ये क्या हुआ? हे भगवान, ये क्या? मेरे सारे जेवर कहाँ चले गए? अरे मेरे जेवर! तभी वो ठेली वहाँ से गायब हो जाती है और सीधा गोपाल के घर पहुँच जाती है। इधर रोशन और उसकी पत्नी अपने लालच की वजह से अपना सब कुछ खो बैठे थे। हे भगवान, मेरे तो सारे पैसे और जेवर लुट गए। हम बर्बाद हो गए। ये सब तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है। अगले दिन गोपाल रोशन से पपीते लेने जाता है। गोपाल, वो कल रात को मैंने तुम्हारी ठेली पर अपने पैसे और जेवर रखे थे। अरे वो सब गायब हो गए, तुम्हें मिले क्या? लगता है आपने कोई सपना देख लिया होगा। मैं तो कल रात को आपसे मिला ही नहीं। रोशन फिर कुछ नहीं बोलता। वो गोपाल को ये नहीं बताना चाहता था कि उसने लालच में आकर उसकी ठेली चुराई थी। ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब गोपाल और अमीर हो गया था। अब उसका एक बहुत बड़ा घर था जिसमें उसकी जरूरत की सभी चीजें थी और वो गरीब लोगों की भी मदद किया करता था। ये कहानी किशनपुर गांव की है। किशनपुर इस राज्य का सबसे सुंदर गांव था। चारों ओर हरियाली और ऊंचे ऊंचे पहाड़ इस गांव की सुंदरता को और भी बढ़ा देते थे। ऐसा कहा जाता है
कि परियां परी लोक से इस गांव में घूमने आती हैं और यहाँ के कुछ लोगों ने उन्हें देखा भी है। इस गांव के अधिकतर लोग खेती करते हैं और उसी से उनका परिवार चलता है। मेघा और सोहन भी इसी गांव में रहते हैं जो अपने खेतों में काम करते हैं। क्यों मुंह लटकाए बैठे हो जी? क्या करूं भाग्यवान, सब लोग खेतों में बीज बो रहे हैं, लेकिन इस बार मेरे पास बीज लाने के लिए भी पैसे नहीं है। अगर बीज नहीं लिए तो इस बार खेत भी खाली रह जाएगा। और तुम तो जानती ही हो, अगर खेत में कुछ नहीं बोएंगे तो इस साल हम क्या खाएंगे। मेघा कुछ बिना बोले ही वहाँ से अंदर चली जाती है और रसोई से एक पोटली लेकर आती है। पिछले साल जो घर के पीछे कुछ पालक लगी थी वो फूल गई थी, बस उसी के बीज मैंने संभाल के रख लिए थे। इस बार इन बीजों को ही आप खेतों में लगा दो। ये बीज अच्छे तो होंगे ना? पिछली बार मैंने कितनी बार यहाँ से पालक काट कर बनाई थी, इस बार तो कुछ निकल ही आएगा। वैसे भी अब खेत खाली रहने से तो अच्छा है ना कि हम ये बीज वहाँ बो दें, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा ना जी। तो ठीक है, फिर आज ही हम इन्हें अपने खेतों में बो देते हैं। दोनों अपने खेत में जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। सोहन अपने खेत में पालक के बीज बो रहा था। इस बार ये पालक अच्छे से हो जाए, इसको तो कई बार काटकर बेच सकते हैं। तभी वहाँ गोपाल और अशोक आ जाते हैं। अरे सोहन, ये किस चीज के बीज बो रहे हो तुम दोनों? पालक, इस बार मैं पालक के बीज बो रहा हूँ भाई। तुम्हें पालक ही मिली थी क्या? इससे क्या कमाई करोगे भला? आधी तो जानवर ही घास समझकर इसे खा लेते हैं। और वो लोग वहाँ से हंसते हुए चले जाते हैं। पता नहीं इन लोगों को क्या परेशानी है, भला मैं कमाऊं या ना कमाऊं, इन्हें क्या फर्क पड़ता है। बस दूसरों के काम में उंगली करना तो इनकी आदत बन गई है। आप इन पर ध्यान ना दो ना, इनका तो काम ही है ये सब कहने का। कुछ दिन बीत जाते हैं और सोहन के खेत में हरी हरी पालक उग जाती है। सोहन और मेघा सुबह सुबह अपने खेत में जाते हैं। मेघा, देखो ना कितनी सुंदर पालक उगाई है, और एक हफ्ते तक हम इसे काटकर बाजार में भी बेच सकते हैं। मेघा पालक के पत्तों को ध्यान से देख रही थी। सुनो जी, यहाँ पे कुछ है। सोहन ध्यान से देखता है तो एक छोटी नन्ही सी परी पालक के पत्ते पर सो रही थी। मेघा, ये तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल परी के जैसे। जी, कहीं ये परी तो नहीं है? उन दोनों की आवाज सुनकर वो नन्ही परी उठ जाती है। तुम कहाँ से आई हो? मैं एक परी हूँ, कल रात को अपनी सहेलियों के साथ परीलोक से इस गांव में घूमने आई थी। हम इस हरे हरे मुलायम पत्तों के ऊपर खेल रहे थे। खेलते खेलते मेरी छड़ी इस खेत में गुम हो गई और मैं वापस इनके साथ परीलोक नहीं जा पाई। अपनी छड़ी के बिना मैं दोबारा परीलोक नहीं जा सकती। क्या तुम्हारी छड़ी हमारे खेत में गुम हुई थी? तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी छड़ी को ढूंढने में मदद करते हैं। मेघा और सोहन उस नन्ही परी की छड़ी ढूंढने लगते हैं। वो पालक के सभी पत्तों को उलट पुलट कर देख रहे थे और लगभग उन्होंने आधे से ज्यादा खेत को ढूंढ लिया था, लेकिन अभी तक उस परी की छड़ी नहीं मिली थी। तभी अचानक मेघा खुशी से चिल्लाती है, मिल गई छड़ी, देखो। परी छड़ी देखकर बहुत खुश होती है। तुम दोनों बहुत अच्छे हो, तुमने मेरी छड़ी ढूंढने में अपने खेत की परवाह नहीं की। देखो, तुम दोनों का सारा खेत खराब हो गया है और सारी पालक का खेत भी ढह गया है।
कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए खुश हैं कि अब तुम अपने घर जा सकती हो। हम तो अपना गुजारा कर ही लेंगे। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। परी अपनी छड़ी की शक्तियों से उनकी सारी पालक को बड़ा कर देती है। अब ये पालक कभी खत्म नहीं होगी। तुम लोग इस पालक को रोज काट कर बेच सकते हो। सोहन और मेघा बहुत खुश हो जाते हैं। उनका पालक का खेत फिर से हरा भरा लहराने लगा था। ऐसा कहकर वो परी वहाँ से चली जाती है। अब सोहन और मेघा हर रोज पालक को काटते और उसे मंडी में बेच देते और उसके बदले उन्हें बहुत अच्छे पैसे मिलते थे। अगले दिन उनकी पालक वैसे के वैसे ही हरी भरी दिख रही थी और पूरा खेत पालकों से लहरा रहा था। अरे भाई, सोहन के खेत में तो जादुई पालक है। हर रोज काटने पर भी वो कम नहीं होती, रातों रात फिर से तैयार हो जाती है। पता नहीं ये कहाँ से लाया है ऐसे जादुई पालक के बीज। अच्छा, फिर तो इस बार सोहन से ही मैं उसके पालक के बीज लूंगा। ये सोहन उस पालक की वजह से गांव का सेठ बनता जा रहा है। इसका तो कुछ करना पड़ेगा। उसी रात अशोक सोहन के पालक के खेत में जाता है। आज सारी पालक काट के ही घर जाऊंगा। अशोक जैसे ही पालक काटने लगता है तो पालक पत्थर की तरह कठोर हो जाती है। अरे, ये क्या हो रहा है? तभी अचानक वहाँ बहुत सारी मधुमक्खियाँ आ जाती हैं और उसे काट लेती है। अशोक चिल्लाता हुआ गांव की तरफ भागता है। अरे बचाओ, बचाओ, मुझे काट लिया, अरे बचाओ। लोग उसकी आवाज सुनकर उठ जाते हैं। अशोक को मधुमक्खियों ने काट लिया था। अरे, लेकिन तुम इतनी रात को यहाँ आए कैसे हो? उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था और वो चुपचाप अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सोहन को अशोक का औजार अपने खेत में मिलता है और वो सब कुछ समझ जाता है। सोहन अशोक के घर जाता है और उसे उसका औजार देता है और उसे कुछ पालक भी देता है। मुझे माफ कर दो भाई, मैं लालच में आकर तुम्हारा खेत बर्बाद करना चाहता था, लेकिन देखो मुझे इसकी सजा मिल गई। तुम मुझे बोल देते, मैं तुम्हें खुद अपने खेत से पालक दे देता। ऐसे ही दिन बीतते गए। अब सोहन और मेघा की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। पालक बेच बेच कर वो गांव का सबसे धनी परिवार बन गया था। अब उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी और वो दूसरे लोगों की भी मदद किया करते थे।